प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं फुर्सत अली आपके अपने YouTube चैनल फुर्सत क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, यूपी बोर्ड कक्षा 10 और 12 बोले तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं बड़ी ही निकट हैं, या यूँ कहिए कि 16 फरवरी नज़दीक आने वाली है। और आज तक हमने आपको जितना भी पढ़ाया था, चाहे वो हिंदी गद्य हो, हिंदी पद्य हो, या हिंदी का पूरा विस्तार रूप से और संस्कृत का जो कुछ भी मैटर पढ़ाया गया है, उसके आधार पर आज तक आपके साथ एक भी पेपर शेयर नहीं किया गया था। तो मित्रों, बड़े ही प्रसन्नता की बात है कि आज मैं आप लोगों के समक्ष एक मॉडल पेपर लेकर के आया हूं, जो कि परीक्षा में बड़ा महत्वपूर्ण और बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। क्या कारगर साबित होने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे टाइम मैनेजमेंट क्या है, कौन सा प्रश्न कितने अंकों का है, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कैसे हमें लिखना है, ये तमाम प्रकार की परिपाटियों के साथ मैं आप लोगों से जोड़ने आया हूँ। आप जाहिर सी बात है कि अच्छी तरह से इसे सुनेंगे। और एक बात और बता दूं कि यह मैं आपको लिखित नहीं बता रहा हूं, केवल ऐसे मौखिक रूप से मैं आपको प्रश्नों के उत्तर का संकलन प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं, पूरा का पूरा। जैसे आज मैं आप लोगों के समक्ष यूपी बोर्ड कक्षा 10 बोले तो हाई स्कूल के हिंदी का पेपर लेकर के आप लोगों के सम्मुख आया हूँ। यह पेपर कल कैसे होता था या न देख करके आज देखते हैं। तो आज का यह पेपर जो है, आज का मतलब 2023 में जो ये पेपर होने वाला है, ये 2 खंडों में विभाजित है। इसके क्या सिचुएशन है, क्या नियम है, आइए हम लोग देखते हैं। ठीक, तो मॉडल पेपर 2022-23 कक्षा 10 विषय हिंदी, खंड अ और खंड ब में ये आपके प्रश्न रखे जाएंगे। इतना आपको जानकारी होनी चाहिए कि खंड अ, खंड ब, अंग्रेजी में बोले तो सेक्शन ए, सेक्शन बी। तो सेक्शन ए बोले तो खंड अ में आपके कुल 20% जो हैं, माने कि 20 नंबर के जो प्रश्न हैं, वो बहुविकल्पी के रूप में आएंगे। आइए देखते हैं। थोड़ा सा निर्देश दिया है, देखिए लिखा है समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक आपका 70 है, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। इसलिए उसको लिखना मैं अच्छा न समझ करके डायरेक्ट उसकी फ़ोटोकॉपी सेट करने का प्रयास किया हूँ, ताकि समय बचे और जल्दी से जल्दी आप इसे समझ लें। निर्देश में देखिए आपको जानकारी होनी चाहिए, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि पहले निर्देश में देखिए लिखा है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, ये तो आप जानते ही हैं। दूसरा लिखा है प्रश्न पत्र 2 खंड में होंगे, खंड अ और खंड ब। तीसरे में देखिए लिखा है प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR सीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले से पूर्ण रूप से काला करें। तो मित्रों, ये देखिए जो बॉक्स में आपको OMR सीट दिखाई पड़ रही है, यही OMR सीट पे आपको जो है कि गोले लगाने हैं, वो भी काले पेन से। याद रखिएगा, जेल पेन ना होना चाहिए, आपका काला बाल पॉइंट पेन होना चाहिए। मित्रों, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और जहाँ पर जो लिखने के लिए बोला गया है, जो भी लिखने के लिए बोला गया है, आपको वही लिखना है, वही दर्शाना है। इधर का उधर मत कीजिएगा, क्योंकि बड़ी सावधानी से आपको OMR सीट फिल करनी है। फिर आइए देखते हैं। अब हम लोग जो हैं, देखिए प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। जैसा कि देखिए प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके अंक निर्धारित किए गए हैं। अब बहुविकल्पी प्रश्न खंड अ में कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं। आप लोगों को सारा का सारा देखिए मैटर वीडियो के रूप में प्रस्तुत करा दिया हूँ। जो कुछ भी बचा भी है उसे आप लोगों के साथ जल्द से जल्द जोड़ूंगा। आइए देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न पहला पर। ये देखिए केवल और केवल एक मॉडल प्रश्न पत्र है, जो कि मैंने नेट से निकाल करके आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। पर लिखा है बहुविकल्पी प्रश्न खंड अ का पहला प्रश्न है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। ध्यान दीजिएगा, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। देखिए इसमें लिखा है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। तो आपको पता होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। द्विवेदी युग जो है, द्विवेदी युग के बाबू गुलाब राय जो है कि लेखक हैं। दूसरा प्रश्न है आपका चिंतामणि किस विधा की रचना है। निबंध की, कविता की, नाटक की, कहानी की। तो चिंतामणि भाग 1 भाग 2 आप
हिंदी गद्य संकलन पहला पार्ट जो मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, उसमें देखिए लिखा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 2 ही निबंध लिखा है। एक है मित्रता, नहीं, एक है क्या नाम है इसका, चिंतामणि भाग 1 भाग 2, और दूसरे निबंध का नाम विचार वीथी है। तो आपको यह जानकारी हो गई कि चिंतामणि किसकी रचना है, तो आप क्या बताएंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। चिंतामणि किस विधा की रचना है, तो आप क्या बताएंगे, निबंध विधा की रचना है ना। तीसरा प्रश्न देखिए लिखा है गबन किसकी रचना है, तो गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, ये सब किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। और यह गबन किस विधा पर आधारित रचना है, तो आप क्या बताएंगे, उपन्यास विधा पर रचना है। फिर अगला प्रश्न देखिए लिखा है शुक्ल युग की समयावधि है 1936 से 1943 ईस्वी तक, 1919 से 1938 ईस्वी तक, 1900 से 1918 ईस्वी तक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है कि बी सही हो जाएगा, 1919 से 1938 ईस्वी तक। ये देखिए मॉडल प्रश्न पत्र है, जरूरी नहीं कि इसमें से ही आए, लेकिन अगर आप इसे अच्छी तरह से पढ़े रहेंगे तो प्रश्नों की तारतम्यता, प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, प्रश्न कैसे होंगे, किस ढंग के होंगे, हमें कैसे टिक करना है, ये तमाम प्रकार की बातों से अगर आप अवगत हो जाएंगे तो परीक्षा आपके लिए सही मायने में सत्य साबित होगी और अच्छी तरह से आप परीक्षा में लिख करके आएंगे। आशा है कि ये सब प्रश्न आपको आ रहे होंगे। अब देखिए 5वां प्रश्न है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, तो आपको जानकारी होगी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित यह आत्मकथा विधा की रचना। तो आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। प्रिय प्रवास आप लोग जानते हैं, प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना है ना। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा रचित यह एक बड़ा ही प्रसिद्ध और बड़ा ही मनोरंजन पाठ है। ठीक, अगला देखिए लिखा है मधुशाला किसकी रचना है, तो मधुशाला आपको जानकारी होगी कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित मधुशाला नामक रचना है। फिर देखिए लिखा है भारत भारती किसकी रचना है, सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो भारत भारती किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। फिर आगे देखिए लिखा है आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है, तो ध्यान दीजिएगा आधुनिक काल कब से कब तक अगर माना जाए तो आपको याद रखना है कि पहले चाहे जो हो लेकिन अंतिम में अब तक होना चाहिए। ठीक, तो देखिए लिखा है सन 1843 से अब तक, 1643 से 1843 तक, सन 1918 से 1936 ईस्वी तक, और 1936 से 1943 ईस्वी तक। तो देखिए इसमें पहले नंबर पे लिखा है 1843 से अब तक, तो ये क्या हो गया आपका उत्तर सही हो गया। फिर आगे देखिए लिखा है 10वां क्वेश्चन लिखा है कि मतीराम किस युग के कवि हैं, तो मतीराम रीतिकाल के कवि हैं। 11वें नंबर का प्रश्न है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, तो ध्यान दीजिएगा करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, फिर श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, और शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। तो इसके आधार पर हास्य रस का स्थायी भाव क्या हो गया, हास हो गया, और करुण रस का स्थायी भाव शोक हो गया। ये सब आपको काले बाल पॉइंट पेन से खूब बढ़िया सा गोला भरना है। जितना बढ़िया गोला आप भरेंगे उतना अच्छा आपको नंबर मिलेगा। मित्रों आपको एक बात बता दूं, यही वो समय आया है, यही वो सिचुएशन आई है कि आप 20 में से 20 पूरा ले सकते हैं। उधर 50 नंबर का जो आपका लिखित रहेगा वो भी तैयार रहेगा, अच्छे से लिखेंगे और परीक्षा पास कर जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब आइए आगे हम लोग देखते हैं। लिखा है 12वें नंबर का प्रश्न कि सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनव नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। यह इसमें कौन सा, नहीं क्या लिखा, आतप परियो प्रभात उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो आपने याद किया है उत्प्रेक्षा मनुमानव जनु जानव, जहाँ पर ऐसी शब्दों का प्रयोग हो मनु मानव जनु जानो मानो जानो, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। उपमा अलंकार परिभाषा क्या है आप लोगों को पता होगा,
मन में अपने आप लोग रिपीट कर लीजिए। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए। ठीक, तो देखिए लिखा है क्या, सोहत ओढ़ पीत पट श्याम सलोने गात मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो इसमें कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। 13वें नंबर का प्रश्न देखिए लिखा है कि रोला छंद में कुल कितने पद होते हैं या कुल कितने चरण होते हैं, कुल कितने पाद होते हैं। तो आपको पता होगा कुल 4 चरण होते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए लिखा है, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया है, वी, मान, अक, आ। तो आपको क्या है, आ नामक उपसर्ग है। प्रत्यय के कुल कितने भेद होते हैं, 15 नंबर का क्वेश्चन है। तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कौन कौन से, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। फिर आगे देखिए लिखा है कि पीतांबर में कौन सा समास है। तो आपको यह जानकारी होगी कि पीतांबरः अगर लिख दिया जाता है तो वहां पर बहुब्रीहि समास हो जाता है, और अगर पीतांबरम लिखा जाए तो वहां पे कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। तो इसमें देखिए लिखा है पीतांबर, अर्थात पीतांबर माने पीला वस्त्र। तो पीला वस्त्र अगर पूछा जाए तो समझ लीजिए आपका कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास, क्योंकि पीला नामक जो रंग है वह अंबर नामक, वह अंबर माने वस्त्र की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। विशेषणम विशेषेण बहुलम, कहने का मतलब है कि जब पहला शब्द दूसरे शब्द की या पहला पद दूसरे पाद की विशेषता बतलाता है उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए पहला शब्द दूसरे शब्द की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पे कर्मधारय समास हुआ। ध्यान दीजिएगा, आंसू का तत्सम रूप क्या होगा। तो आंसू तद्भव है तो उसका तत्सम रूप क्या होगा, आंसू का तत्सम रूप हो जाएगा क्या, अश्रु। अब तद्भव तत्सम क्या होते हैं, ये भी जानकारी आपको जानकारी होनी चाहिए कि तद्भव का मतलब यह होता है कि ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से बिगड़ करके या बिगड़े हुए रूप में प्रस्तुत होते हैं वे तद्भव कहलाते हैं। और तत्सम उसे कहते हैं जो संस्कृत के शब्द सीधे चले आते हैं, सीधे संस्कृत शब्द के रूप में ही दर्शा दिए जाते हैं, या संस्कृत शब्दों को तत्सम और संस्कृत से बिगड़े हुए जो अन्य भाषिक शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं उसे तद्भव कहा जाता है। तत्सम का मतलब आप शुद्ध संस्कृत शब्द भी समझ सकते हैं और तद्भव का मतलब बिगड़ा हुआ संस्कृत का शब्द भी कह सकते हैं। अगला लिखा है, यण संधि का सूत्र क्या होगा। तो आपको पता होगा यण संधि का सूत्र है इको यणच, और वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धिरेच, है ना। अकः सवर्णे दीर्घ, दीर्घ संधि का है, और आदि गुणा जो है वो गुण संधि का सूत्र है। 19 नंबर का प्रश्न है, देखिए लिखा है कि फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति बताइए। तो मैं यहाँ पे आपको यह बता देना चाहता हूँ, फल का, मधु का, नदी का, मति का, ये चारों रूप आप तैयार किए रहिएगा, इसी में से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। जैसे मान लीजिए इसमें फल का पूछा है तो फलम फले फलान, फलम फले फलान, फलेन फलाभ्याम फलाई, फलाय फलाभ्याम फलेभ्य, फलात फलाभ्याम फलेभ्य, फलस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो देख लीजिए कहाँ लिखा है, प्रथम पुरुष एक वचन मिला ना। फिर देखिए नहीं, षष्ठी विभक्ति एक वचन, फलस्य है ना, तो फलस्य का पहला देखिए ऑप्शन सही हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति एक वचन। फलस्य फलियो फलानाम, फले फलियो फलेश, हे फल हे फले हे फलान। ठीक, मधु का भी तैयार कर लीजिए, नदी का भी तैयार कर लीजिए, मति का भी तैयार कर लीजिए, आएगा इन्हीं में से एक। ठीक, अंतिम प्रश्न देखिए बहुविकल्पी खंड अ का है कि अपठत धातु का वचन एवं पुरुष बताइए। तो अपठत, अपठताम, अपठन, तो कहाँ गया यह आपका लंग लकार में चला गया। लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, अपठत, अपठताम, अपठन।
तो देखिए प्रथम पुरुष एक वचन, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मित्रों ये 20 प्रकार के बहुविकल्पी प्रश्न थे, हिंदी से जुड़े हुए प्रश्न थे। इनको आप अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए और आप यह जानकारी प्राप्त हो गई होगी आपको कि प्रश्न कहाँ से, किस रूप से, किस एंगल से, किस मोड में पूछे जाएंगे। आपको शब्द रूप तैयार करना है, धातु रूप तैयार करना है ना। फिर उसके बाद तद्भव तत्सम तैयार करना है, पर्यायवाची शब्द तैयार करना है, रस छंद अलंकार तैयार करना है, हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल और शुक्लोत्तर युग अच्छी तरह से तैयार करना है, भक्ति काल का उधर अच्छी तरह से आपको भक्ति काल तथा आधुनिक काल बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है। यही सबसे 20 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, यही सबसे कुल 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के संकलन को बढ़िया से रखा जाएगा। अगर आपके इतने पोर्शन तैयार हैं तो समझ लीजिए आपके 20 नंबर निश्चित हैं। अगर कहीं भी छूटा हुआ है कुछ आपका तो अभी भी समय है, पूरे के पूरे आज दिनांक 5 फरवरी को मैं बता रहा हूं कि अभी भी आपके पास पूरे 10 दिन का समय है। जहां से भी कोई समस्या हो रही है आप उठाइए किताब और पूरा सिलेबस के आधार पर पढ़िए। सिलेबस में देखिए यही लिखा गया है, शुक्ल और शुक्लोत्तर युग ही पढ़ना है, भक्ति काल और आधुनिक युग और एक और है उसको ही पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है आप पहले उसे देख लीजिए कम से कम, तब ना आपको समझ में आएगा। और नहीं तो हाँ देखिए इसमें लिखा है कि शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग पढ़ना है, 5 नंबर यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, रीतिकाल और आधुनिक काल, बस यही दोनों को पढ़ना है। रीतिकाल आधुनिक काल के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और उसमें गद्य में जो है कि शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग पढ़ लीजिए। 5 5 10 नंबर यहाँ पे हो गए। फिर रस छंद अलंकार से एक एक क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद तद्भव तत्सम पर्यायवाची शब्द और जितने पाठ हैं आपकी किताब में उन पाठों के लेखकों के नाम, उनके द्वारा लिखी हुई रचनाओं के नाम, ये सब अगर आप तैयार किए हैं तो फिर पूछिए एग्जामिनर साहब आप कहाँ से पूछेंगे, हमें तो सब आ रहा है। और एकदम बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके अच्छे से बैठ करके कायदे से बढ़िया से एकदम गोला आपको भरना है। ठीक, ये आपका खंड अ का हो गया। अब आइए हम लोग थोड़ा खंड ब पर चर्चा करते हैं, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। मित्रों मैं आपको ज़्यादा झेला नहीं रहा हूँ क्योंकि परीक्षा बहुत नज़दीक है, जल्दी जल्दी बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, आशा है आप लोग को अच्छा लगेगा। अब आइए पूर्णांक 50 की बारी है, पूर्णांक 20 फाइनल हो गए। अब खंड ब में देखिए पहला प्रश्न आपका लिखेगा कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले आप गद्य पढ़िए, आप कुछ मत करिए, केवल और केवल सबसे पहले क्या करेंगे गद्य पढ़ेंगे। आप गद्य पढ़िए अच्छे से, क्या लिखा है, जैसे पहले गद्य में देखिए लिखा है कि यह कोई बात नहीं कि वह स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, जो गुण हम में नहीं है हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिनमें ये गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बली का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। पढ़ते रहिए, परीक्षा पीरियड में आप बैठे हैं, पढ़ते रहिए और धीरे 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 समझने का भी प्रयास करते रहिए कि ये प्रश्न कहाँ से आया है, ये प्रश्न किस पाठ से है, इस प्रश्न का उद्देश्य क्या है, ये मत जानिए, सिर्फ आप पाठ का नाम आप याद करते रहिए। एकदम एग्जैक्ट पाठ का नाम अगर आपको पता चल गया तो निश्चित रूप से आपको यह जानकारी हो जाएगी इस पाठ को लिखा किसने है। 2 नंबर वहीं आपके फाइनल क्या हुए कि आगे के 2 प्रश्न और भी क्लियर हो जाएंगे। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। आपने देखिए ये पढ़ा कि नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। इससे आपको यह जानकारी हो गई कि यह पाठ और कोई नहीं बल्कि केवल और केवल मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। तो मित्रता नामक पाठ लिखा किसने है। अब यहाँ पे प्रश्न यह बना तो आपको यह भी जानकारी हो गई मित्रता नामक प्रश्न को किसने लिखा। अरे भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। इतना हो गया। अब देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, 3 प्रश्न है, तीनों प्रश्नों के 2-2 नंबरों को रखा गया है। पहला प्रश्न देखिए लिखा है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको कुछ नहीं करना है,
बहुत अच्छी तरह से प्रश्नोत्तर एक लिखना है कॉपी के बीचों बीच। मेरे पास उतना समय नहीं है, ना आपके पास उतना समय है कि मैं आपको लिख करके समझाऊं, इसलिए मैं डायरेक्ट मौखिक रूप से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। ये 20-25 मिनट का वीडियो है, आप इसे अच्छी तरह से देखिए, क्योंकि ये आपके लाभ, आपके भलाई के लिए, आपके कल्याण के लिए ही बनाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप प्रश्नोत्तर एक लिखेंगे। प्रश्नोत्तर एक लिखने के बाद पहला ऑप्शन उसका लगा देंगे। फिर उसके बाद आप पूछा क्या है, आप इसे ध्यान दीजिए। पूछा है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको, आपने पूरा गद्यांश पूरा गद्यांश जब आपने पढ़ा तो पूरे गद्यांश को पढ़ने के पश्चात आपको यह जानकारी मिल गई कि यह मित्रता नामक पाठ से है और इसे लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। इतना जानकारी हुआ तो सबसे पहले 1 नंबर लिखने के बाद आप लिखेंगे कॉपी के बाएं साइड में आकर के कि गद्यांश का संदर्भ। गद्यांश का संदर्भ लिखने के पश्चात अब आप संदर्भ लिखिए प्रस्तुत गद्यांश, या प्रस्तुत गद्यांश या प्रस्तुत गद्य पंक्ति भी लिख सकते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य संकलन में वर्णित, ध्यान दीजिएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य संकलन में वर्णित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब ये तो मैंने आपको बता दिया, थोड़ा ये भी बता दो लिखना कैसे है। तो आप जब संदर्भ लिखेंगे वो लाइन छोड़ दीजिएगा, उस लाइन के ठीक नीचे से लिखिएगा कि प्रस्तुत हिंदी गद्यांश या प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। इतना लिखने के बाद अब आप लिखेंगे हिंदी गद्य संकलन। हिंदी को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कीजिएगा, गद्य संकलन लिखिएगा। हिंदी गद्य संकलन लिखने के बाद प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य संकलन में वर्णित मित्रता को भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में करके नीचे काले पेन से अंडरलाइन कर दीजिएगा, ताकि एग्जामिनर को दिखता रहे। ध्यान दीजिएगा, वो जो एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करने वाला होगा ना, वो लकड़ी का चश्मा लगा के बैठेगा और आपको समझ में नहीं आएगा। तो उसको दिखाने के लिए लकड़ी का चश्मा मतलब जैसे कि वो आपको देखना चाहेगा आपने लिखा क्या है, अच्छी तरह से वो समझता है। अरे भाई, एग्जामिनर का यही सिद्धांत है कि साल भर मैंने आपको पढ़ाया, एक दिन क्या 5 मिनट के लिए अपनी कॉपी में लिख करके हमको समझा दो, हम समझ जाएंगे, हिसाब किताब बराबर। तो आज वो समय आ गया है मित्रों आपको समझाने का। तो प्रस्तुत हिंदी गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य संकलन में वर्णित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इतना लिखने के बाद लाइन छोड़ करके नीचे वाली लाइन से लिखिएगा जिसकी लेखक का नाम या जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल को भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा करके नीचे काला पेन से आप अंडरलाइन कर दीजिए। आप दूर से देखिएगा कापी, आपकी कापी चमचमाती रहेगी और एग्जामिनर देखना क्या चाहेगा, संदर्भ में पाठ का नाम और पाठ के लेखक का नाम। आपने पाठ का नाम, पाठ के लेखक का नाम लिखा और अच्छी तरह से अंडरलाइन करके दूर से उसको देखने के लिए मजबूर किया। क्या आपको 2 नंबर नहीं दिखा? ठीक है, अब आइए हम लोग, ये देखिए आपका 2 नंबर का प्रश्न फाइनल हो गया। अब आइए दूसरे पे चलते हैं। देखिए लिखा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक, तो रेखांकित अंश का मतलब यह होता है जहां से जहां तक गद्य में रेखा खींची गई है वहां से वहां तक की आपको रेखा जो खींची गई है वहीं तक का आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। तो देखिए लिखा है यहीं तक आपको लिखना है कि यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। इतने का ही आपको केवल और केवल क्या करना है, व्याख्या करना है। तो व्याख्या में आप लिखेंगे कैसे? तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि प्रश्नोत्तर 1 का 2, ये सब कुछ नहीं लिखना है क्योंकि आपने प्रश्नोत्तर 1 का क, 1 का अ या 1 का पहला लिख दिया है पहले ही। तो आप कॉपी के बीचों बीच वो लाइन छोड़ करके नीचे से लिखेंगे, क्या जहाँ से लिखे थे उसको लिखे। संदर्भ लिखने के बाद एक लाइन छोड़ करके कॉपी के बीचों बीच 2 लिख करके ऐसे करके फिर उसके बाद आप नीचे बाएं साइड से लिखना प्रारंभ करेंगे कि प्रस्तुत, हाँ नीचे जो है कि आप हेडिंग बना देंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या लिखने के पश्चात जो है आप तुरंत क्या करेंगे, लिखना प्रारंभ करेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में या प्रस्तुत गद्य पंक्तियों में शुक्ल युग के प्रसिद्ध निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मित्रता के बारे में लिखते हुए या मित्रता के बारे में बताते हुए यह कहते हैं कि अब आप इसका व्याख्या कीजिए। यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोग में ही मित्रता हो सकती है। शुक्ल जी कहते हैं कि जरूरी नहीं कि
एक रुचि और एक ही स्वभाव के दो व्यक्ति हों तभी उनमें मित्रता हो। अरे भाई रुचि सेम नहीं हो सकती, अलग अलग नहीं, मतलब कि भिन्न भिन्न भी हो सकती है। किसी की रुचि क्या है, किसी की रुचि क्या है ना। ये तमाम अब आप समझ करके आपके मन में क्या चल रहा है, प्रेजेंट ऑफ माइंड उस समय आप क्या लगा रहे हैं, ये बातें समझिए पहले क्या लिखा है, और समझ करके आपको लिखने का प्रयास करना है। कहाँ तक लिखना है, बस जहाँ तक लाइन खींची गई है इतना आप लिखेंगे अच्छी तरह से। अब आप देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो देखिए आप ये इसका जो उत्तर आएगा, इसका उत्तर आप पूरे गद्यांश को एक बार फिर से पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा। पहले प्रश्न को 2-3 बार पढ़िए। कह रहे हैं लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित हो। भाई समाज में विभिन्नता का मतलब यह है कि जो ज्ञान हमारे पास है, हो सकता है हमसे ज़्यादा ज्ञान किसी और के पास हो, उससे उस ज्ञान की हमें आवश्यकता है, तब हम उससे अपनी क्या बना लेंगे, मित्रता बना लेंगे। या हमारे पास जो ज्ञान है उसके पास नहीं है, लेकिन उसके पास कोई दूसरा है, अब उसके बदले में एक्सचेंज ऑफर कर दें, किसको क्या, उसको ये दे दें तो वो हमें ये दे देगा, हमारे ज्ञान में और बढ़ोतरी हो जाए। ज्ञान की ही बात यहाँ पर नहीं है, बल की भी बात होगी। हमारे पास बल नहीं है, हम किसी बलवान व्यक्ति का साथ कर लेंगे क्योंकि उससे हमें लाभ होगा। हमें कोई समस्या होगी, कोई दिक्कत होगी, हम उसके चक्कर में पड़ जाएंगे। आप समझने का प्रयास कीजिए। यही सब देखिए इसमें बताया जा रहा है कि आप अच्छी तरह से इसे समान रूप से 3-4 लाइन के अर्थों में आप लिख सकते हैं। आपको जाहिर सी बात है निश्चित अंक मिलेंगे, ठीक है। अथवा वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अब आप चाहे उसको करिए, चाहे नीचे जो अथवा दिया है वो, दो में से एक, अथवा का मतलब दोनों में से एक करना है। देखिए इसमें क्या है, हे भगवान तब के लिए, विपत के लिए इतना आयोजन, परम पिता परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी। क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न न दे सके। यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। ये क्या है, आपको किसी भी पाठ में नहीं मिलेगा, केवल और केवल सिवाय एक पाठ की। वो पाठ का क्या नाम है, मित्रता नहीं, उसके बगल वाला जो है ममता नामक पाठ। ममता नामक पाठ किसने लिखा है, जयशंकर प्रसाद जी ने। छायावादियों के सबसे सर्वश्रेष्ठ नाटककारों में से एक से जयशंकर प्रसाद ने ममता नामक पाठ लिखा है। ममता नामक एक स्त्री की कथा उन्होंने बताई है। अब देखिए इतना, अब आप जान गए, वही संदर्भ आप इसमें भी चला सकते हैं, लेकिन दोनों में से लिखना एक है, ये ध्यान दीजिएगा। आप एकदम आंखों को अपने डिगा करके रखिएगा पेपर पर कि पेपर में कहा क्या जा रहा है, अथवा कहाँ है कहाँ नहीं है। ये तमाम प्रकार की परिपाटियां आपको ध्यान में रखनी है। अभी अगर आप पेपर हल नहीं किए हैं मित्रों, अभी भी समय है, कम से कम 1-2 पेपर हल कर लीजिए कॉपी पे घर पे। वो हल किया हुआ पेपर आपको परीक्षा में बहुत फायदा देगा। लिखने की तारतम्यता, लिखने का तरीका, लिखने का समय, एक भी प्रश्न न छूटे, इसके लिए हमें क्या करना है। अगर ये आपने अभी तक मोमेंटम कायम नहीं किया है तो अब समय आ गया है कि आप करिए। मैं आप लोगों को बताने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। फिर अगला देखिए, गद्यांश की रेखांकित अंश की भावना। फिर वही रेखांकित अंश का भाव क्या है, आप अच्छे से पढ़िए, उसका उत्तर लिखिए। फिर देखिए नीचे लिखा है, ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया। तो जो उनके पिताजी ने किया था, देखिए लिखा है ना कि सबसे ढेर सारा सामान लेकर के उसके साथ आए, सोना चांदी हीरा मोती थाल में बना करके लेके आए थे, यानी ये सब अब बना। देखिए आप घबराइएगा मत, अच्छी तरह से लिखने का प्रयास कीजिए। फिर देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, अब गद्य का हो गया 6 नंबर का। अब पद्य की बारी है। देखिए क्या कहा जा रहा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चरण कमल बंदो हरिराई, जागी कृपा पंगु गिरलंघ, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरव सुरई गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। पहले देखिए इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या पूछा जाता है, लेकिन अब ऐसी भाव नहीं है, अब डायरेक्ट पूछा जा रहा है। देखिए डायरेक्ट का मतलब बहुत सिंपल तरीके से, सस्ता क्वेश्चन, 2-2 लाइन के उत्तर लिखो, 2 लाइन लिखो 2 नंबर पाओ, 2 लाइन लिखो 2 नंबर पाओ। अरे भैया फिजिक्स, गणित, केमिस्ट्री, ये तमाम प्रकार के जो हैं विषय, इन विषयों में 2 लाइन लिखो 2 नंबर पाओ, 1 लाइन लिखो 2 नंबर पाओ, ये सब मैटर नहीं है। जो हिंदी और संस्कृत में है, आप 2 लाइन लिखो 2 नंबर। देखो क्या लिखा है, आप खुद देख लीजिए। लिखा है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। 1-2 लाइन 3 लाइन में नहीं होगा। क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पद्यावतरण हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य संकलन में वर्णित सूर सागर नामक महाकाव्य की पद नामक शीर्षक से उद्धृत है।
जिसके रचयिता भक्त कवि सूरदास जी हैं। जहाँ भक्त कवि सूरदास जी हैं, जहाँ पद्य संकलन आप लिखे हैं, जहाँ पद लिखे हैं, जहाँ सूर सागर लिखे हैं, वहीं पे आप कामा दे करके अंडरलाइन करते जाइए, कामा दे करके अंडरलाइन करते जाइए काले पेन से। दूर से ही देखने में आपकी वो एकदम चकाचक लगेगा, तो वो संदर्भ आपको 2 नंबर दे के जाएगा। जो मित्र लोग ऐसे नहीं करते हैं उनके नंबर खतरे में पड़ते हैं। आप एग्जामिनर को जितनी सजी सजाई कॉपी देंगे उतना बढ़िया आपको नंबर मिलेगा। सजी सजाई का मतलब ये नहीं कि उसमें गाना अवार्ड बवार्ड लिख दो और सजी सजाई करके दे दो, ऐसी बात नहीं। मैटर फैक्ट भी आपका होना चाहिए। ठीक, दूसरा प्रश्न देखिए, करें रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले रंग चले सिर छत्र धराई। इसका आपको व्याख्या करना है तो लिख दीजिए व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग करके। अब आप लिखिए कि प्रस्तुत पंक्तियों में भक्त कवि सूरदास जी कहते हैं कि अगर भगवान की कृपा हो जाए, भगवान की छाया पड़ जाए, भगवान का आशीर्वाद मिल जाए हमें, तो बहरा व्यक्ति भी सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति भी पुनः बोलने लगता है। और यदि भगवान की कृपा रहे तो रंक माने गरीब व्यक्ति भी, भिखारी व्यक्ति भी सिर पर मुकुट धारण कर लेता है, अर्थात राजा बन जाता है। इतना ही आपको करना है। देखिए कितना सस्ता प्रश्न इस साल पूछने वाला है। आप बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए, नंबर एकदम चकाचक पाएंगे। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो इसमें कौन सा अलंकार है ये आप ध्यान दीजिए। उपर्युक्त पंक्तियों में ध्यान दीजिएगा, तो उपर्युक्त पंक्तियों में सबसे ज्यादा इसमें अगर अलंकार का प्रयोग किया गया है तो आपको जानकारी होगी रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। इतना देखिए हो गया। अब आप अथवा में भी देख सकते हैं, लिखा है सुने सुंदर बैन सुधार सानी सयानी सयानी है जानकी जानी भले तिरछे कर नयन नयन तीने समझाए कछु मुस्काए चले तुलसी ते अवसर से हैं रावय अवलोकत लोचन लाहु अली अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिक्सी मंजू मन मंजुल कंजकली। तो यह आपको जानकारी होगी। यह भी संदर्भ आपको ऐसे ही बनाना है। प्रस्तुत पद्य या प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत काव्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य संकलन में वर्णित, हिंदी पद्य संकलन में वर्णित। एक ही लाइन में अगर लिखना है तो लिख दीजिए गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित। किस पाठ से है यह? वन पथ पर नामक शीर्षक से लिया गया है। सीधा सीधा। अब देखिए अथवा है, इसमें से 2 में से आपको एक ही करना है। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या चला दीजिए, फिर उसका जो है कि कौन सा अलंकार है ये प्रस्तुत कर दीजिए। देखिए आपको लिखने की कला होनी चाहिए। आप क्या लिख रहे हैं, कितने मिनट में कौन सा लिख रहे हैं, ये आपको सब जानकारी होनी चाहिए। पहले से ही आप तारतम्यता। लेकिन मित्रों एक बात और बता दूं, ये जो घड़ी आप देख रहे हैं ये घड़ी आपको लगा करके जानी पड़ेगी। अगर आप परीक्षा पीरियड में घड़ी लगा के नहीं जा रहे हैं तो आपको दिक्कत होने पूरी संभावना है। क्योंकि घंटी लगती है ना, जब घंटी लगती है तो पूरे 1 घंटे के बाद घंटी लगती है। 1 घंटे में आपने क्या क्या, कितने कितने मिनट में कौन कौन से प्रश्नों के संकलन को विभाजित किया, ये तमाम प्रकार की बातों को अगर आप रूबरू नहीं किए हैं तो फिर आपको समस्या होने वाली। घड़ी लगाए रहेंगे तो आपको यह पता रहेगा कि मिनट बाय मिनट किस प्रश्नों पर कितने मिनट आपने समय दिया है, कैसे कैसे कर रहे हैं। आपके एक भी प्रश्न छूटेंगे नहीं। ठीक है, तो आप घड़ी लगा के जाइएगा। अब आइए देखिए प्रश्नोत्तर 3 में दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए 2 दिया है। पहला है ऐसा संस्कृते भारतीय ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केन्द्रस्थलम् अस्ति इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः मुगलयुवराजः दाराशिकोः अत्र आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत् स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् तेन उपनिषदाम् अनुवादः पारसी भाषायां कारितः। तो इसका आप संदर्भ सबसे पहले लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी या प्रस्तुत संस्कृत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक अनिवार्य संस्कृत हिंदी के अनिवार्य संस्कृत में वर्णित वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है। इतना लिखने के बाद अब आप जो है व्याख्या पूछा है कि नहीं, पहले ये देखिए। व्याख्या नहीं पूछा है, क्या पूछा है? हिंदी में अनुवाद कीजिए। तब आप हेडिंग क्या बनाएंगे? हिंदी अनुवाद। ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न जो पूछेगा अर्थ लिखेंगे, व्याख्या पूछेगा व्याख्या लिखेंगे, भावार्थ पूछेगा भावार्थ लिखेंगे तथा अनुवाद पूछेगा तब अनुवाद लिखेंगे। वो अनुवाद पूछा है, आपने व्याख्या कर दिया, एग्जामिनर की बातों से आप हट गए। अंजाम बुरा होता है, आपने पढ़ा होगा। अप्राप्त कालम समयम वचनम विरुद्धम बृहस्पति। अब विपरीत समय पर बात करते हुए देवताओं के गुरु बृहस्पति भी प्राय बुद्धि और अवज्ञा के अपमान के कारण होते हैं। तो आप भी समय के विपरीत बात ना कीजिए। अगर अनुवाद पूछा है तो आप अनुवाद कीजिए, फालतू का मत लिखिए। तो अनुवाद लिखने के बाद अब आप लिखेंगे प्रस्तुत
पंक्ति में वाराणसी नगरी की संस्कृति और वाराणसी की संस्कृति के बारे में कहा जा रहा है कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषाया केंद्र स्थलम अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की क्या है, केंद्र स्थल है। इतएव संस्कृत वाङ्मय से संस्कृत, इसलिए संस्कृत का साहित्य और संस्कृत का साहित्य इसलिए संस्कृत और उसका साहित्य का प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ है। मुगल युवराज दारा शिकोह यहीं पर आकर के भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया और वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उन उपनिषदों का अनुवाद उनसे फारसी भाषा में करवाया। ठीक है, किया नहीं, किया अगर लिखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, किया नहीं बल्कि करवाया। इतना लिखने के बाद अगर वो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप अथवा वाला देख लीजिए। मानव जीवन से संस्करणम संस्कृति अस्माकं पूर्वजा मानव जीवन से संस्कर्तुं महांतम प्रयत्नम अकुर्वन् ते अस्माकं जीवन से संस्करणायान आचारान विचारान च आदर्शन तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति। ठीक है, ये भारतीय संस्कृति से है, भारतीय संस्कृति नहीं है, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संस्कृति याद रखना है ना, तो दिक्कत हो जाएगा। संदर्भ में जब भी आप पाठ का नाम लिखेंगे, पाठ के लेखक का नाम लिखेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत सरल और एकदम शुद्ध लिखिएगा, नहीं तो आपको अशुद्धि के कगार पे ले जाएगा वो संदर्भ। समझ में आया? तो आप इसका संदर्भ बनाएंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी अनिवार्य संस्कृत में वर्णित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। भारतीय संस्कृति और हिंदी अनिवार्य संस्कृत को आप सिंगल इन्वर्टेड कामा में रखेंगे, नीचे काला पेन से अंडरलाइन करेंगे। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आपको लिखना ही होगा। अगर जिस किसी भी सज्जन का, जिस किसी भी छात्र का, जिस किसी भी मित्र का यह सपना होगा कि हम 70 में 70 लाएंगे, तो जैसे कहा जा रहा है वैसे करिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से मित्रगण हमारे पा चुके हैं ऐसी जो है कि ऐसे क्रियाकलाप अगर उन्होंने परीक्षा में किया था, उन्होंने नंबर पाया था, तो क्या आप नहीं पाएंगे? आप भी पा सकते हैं। फिर देखिए चौथे नंबर का प्रश्न यहाँ पे देखिए लिखा है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। मित्रों, इस बार बड़ा मजेदार है कि अगर अनिवार्य संस्कृत आप अच्छे से पढ़े हैं तो पक्का है। देखिए इसमें कितना का है, 5 5 10 10 और 10 नंबर के क्वेश्चन, लगभग 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, तो आपको अच्छी तरह से पढ़ना है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नंबर आपको दिए जा रहे हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। मानम हित्वा प्रियो भवत, क्रोधम हित्वा न सोचत, कामम हित्वा अर्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत। अब ये क्या है? अब ये जीवन सूत्राणि नामक पाठ से है, अनिवार्य संस्कृत के 9वें पाठ का है। आपको याद होगा जीवन सूत्र, जिसमें यक्ष और युधिष्ठिर द्वारा प्रश्न और उत्तर का वार्तालाप हुआ है। तो आप इसका संदर्भ बनाएंगे प्रस्तुत श्लोक, याद रखिएगा, प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी अनिवार्य संस्कृत में वर्णित जीवन सूत्राणि नामक पाठ से उद्धृत है। अब आप अनुवाद लिखेंगे। देखिए अनुवाद पूछा है तो आप अनुवाद ही लिखेंगे। हिंदी अनुवाद लिखने के बाद आप लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक में यक्ष की प्रश्नों का उत्तर देते हुए, यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देते हुए युधिष्ठिर कहते हैं, क्या कहते हैं कि यदि मनुष्य मान माने अभिमान को त्याग दे तो वो सबका प्रिय हो जाता है, क्रोध को त्याग दे तो कभी शोक नहीं करता, कामना माने इच्छा को त्याग दे तो भी वो अर्थवान अर्थात धनवान हो जाता है, और लालच को छोड़ दे तो वह सुखी हो जाता है। मनुष्य की लालसा, मनुष्य का लालचपन ही उसे कभी सुखी होने नहीं देता है। ये लिखिए। अन्यथा अथवा देखिए लिखा है एक और, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये आपको पता है भारतीय संस्कृति नामक पाठ का एकदम नीचे का लाइन है, तो आप यहाँ भी संदर्भ बना सकते हैं अथवा हेडिंग डाल करके लिख सकते हैं प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी अनिवार्य संस्कृत में वर्णित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। इतना लिखने के बाद अनुवाद लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक में यह बताया गया है कि सब सुखी हों, सब निरोग हों, रोग रहित हों, सब कल्याण को देखें और प्राप्त करें, तथा कोई भी दुखी न हो। देखिए कितना सस्ता है, और इतने को लिखने के लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। पहले ऐसी प्रक्रिया नहीं थी, ये गद्य और पद्य दोनों को 60 करके दे देता था, और उसमें से कहता था चाहे श्लोक का अर्थ लिखो और चाहे संस्कृत गद्यांश का अर्थ लिखो, आपको मिलेंगे 4 ही नंबर। लेकिन इस बार देखिए कितना गजब का प्रश्न आने वाला है, कितना सस्ता प्रश्न आने वाला है कि 2.5 घंटे में लगभग आपके पूरे प्रश्नों का संकलन तैयार हो जाएगा। लेकिन मित्रों एक खास नोटिस, आप 2.5 घंटे में पेपर करके करेंगे क्या?
आप 3 घंटे 15 मिनट का एकदम आनंद लीजिए, खूब अच्छे से यहीं पर 2-3 प्रश्न पत्र हल करके जाइए बढ़िया से, और आप देखिए कि कितने मिनट में कितने घंटे में अगर हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप कर ले रहे हैं, कितना मिनट बचा है उसको कैसे उपयोग करें, किस विषय पर किस प्रश्न पर और अधिक समय दें और अच्छे से लिखें। 3 घंटा 15 मिनट आपका है, आप जितना बढ़िया उसका लुत्फ उठाएंगे उतना बढ़िया आपको नंबर में। न ज़्यादा आप तेज लिखने का प्रयास कीजिएगा, न ज़्यादा आप स्लो लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो ये होगा कैसे, आगामी आने वाले 10 दिनों में आप 2-3 पेपर के संकलन को लेकर के बैठिए और उसको हल कीजिए, अपने आप को पारंगत कीजिए कि इतने मिनट में इतने घंटे में मैं इस प्रश्न पत्र को हल कर लूँगा। यहाँ की तैयारी वहाँ की मजबूती आपको मिलेगी। यहाँ अगर आप तैयार नहीं किए हैं तो वहाँ पे आपको नंबर कम मिलेंगे। कितना लोग ऐसे हैं जो कि सोचते हैं चला परीक्षा में लिखा, तो परीक्षा में लिखबा तो चला वो परीक्षा में नंबर वो दे, ऐसा नहीं करना है। यहीं पे आप तैयार होकर के अपने आप को एकदम बेहतरीन ढंग से वहाँ पर प्रस्तुत कीजिए। आप विश्वास कीजिए, गेट पे जाते वक्त आपको जो फील होगा, फिर जब आप रिटर्न होंगे परीक्षा दे करके तो आपको शायद हो सकता है गुड फील होगा। जाते वक्त तो फील होगा, आते वक्त आपको गुड फील होगा। शायद आपको ऐसा लगेगा कि शायद जितना बढ़िया आपने पेपर दिया उतना बढ़िया शायद किसी ने नहीं दिया होगा, और ये बात सत्य होगी अगर आप ऐसे ऐसे छोटे छोटे पॉइंटों को नोट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अपने पठित खंड काव्य के आधार पर प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। अब देखिए इसमें बहुत से खंड काव्य हैं, उन खंड काव्यों में कौन सा आपका है ये आपको खुद जानकारी रखना होगा, है ना। जैसे आप मान लीजिए आपका खंड काव्य तुमुल खंड काव्य है। अब इसमें तुमुल खंड काव्य में अगर आप 3, मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपने 3 प्रश्नों को तैयार किया है तो निश्चित रूप से आपके फंस जाएंगे। जैसे तुमुल खंड काव्य में आप जैसे पढ़ रहे हैं, तुमुल खंड काव्य के आधार पर नायक लक्ष्मण का चरित्र चित्रण लिखिए। अब इसमें देखिए नायक लक्ष्मण का चरित्र चित्रण नहीं दिया है, कह रहा है तुमुल खंड काव्य के आधार पर लक्ष्मण का चरित्र चित्रण लिखिए। ठीक, तो लक्ष्मण का चरित्र चित्रण लिखिए तो आपको जानकारी हो गई। लेकिन अगर यही प्रश्न बदल दिया तुमुल खंड काव्य के आधार पर नायक का चरित्र चित्रण लिखिए तो लेने की देनी न पड़ जाए, इसलिए आप याद रखिएगा तुमुल खंड काव्य के नायक जो है लक्ष्मण है। और तुमुल खंड काव्य की कथा ली कहाँ से की गई, तो रामायण से ली गई, इसको भी याद रखिएगा। का पता बहुविकल्पी प्रश्न बन जाए। तुमुल खंड काव्य की कथा कहाँ से ली गई है तो आपको क्या जानकारी होगी, रामायण से। रामायण को किसने लिखा, आदिकवि वाल्मीकि ने लिखा। इतना जानकारी होना चाहिए। ठीक है, फिर तुमुल खंड काव्य में आप कैसे लिखेंगे आपको यह जानकारी हो गई है ना, कि नायक लक्ष्मण है और प्रतिनायक बोले तो विलेन मेघनाथ। अगर लक्ष्मण का चरित्र चित्रण आप तैयार किए हैं 4-5 हेडिंगों के साथ में और लास्ट में निष्कर्ष, इतना याद रखिएगा। फिर उसके बाद मेघनाथ का चरित्र चित्रण 4-5 हेडिंग और नीचे निष्कर्ष, बहुत अच्छे तरह से मिनिमम ढंग से बेहतरीन ढंग से 4-4 5-5 लाइन 6-6 लाइन 7-7 लाइन जितना आपको बेटर लगे उतना बढ़िया बढ़िया लिखने का 4-5 हेडिंग अगर आप लिख करके दिखा दिए, लास्ट में निष्कर्ष लिख दिए, तो कोई भी एग्जामिनर यह नहीं होगा कि इन्हें 2.5 नंबर दें, 2 नंबर दें, 1.5 नंबर दें, नहीं, बल्कि इन्हें पूरे के पूरे 3 नंबर दें। और वही तो आपकी सर्वोपरि इच्छा है कि हमें पूरा का पूरा मिल जाए। अब देखिए आशा है समझ में आया। पहला प्रश्न क्या था, नायक लक्ष्मण का चरित्र चित्रण, प्रतिनायक मेघनाथ का चरित्र चित्रण, और उसके बाद नवम सर्ग की कथा लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध वर्णन। ये 3 प्रश्न अगर आप तैयार करके जा रहे हैं तो आपकी परीक्षा में 3 नंबर एकदम डन है, याद रखिएगा। और नहीं याद है याद कर लीजिए, अभी 10 दिन का समय है। अब आइए प्रश्न उत्तर 6 का क देखिए क्या कराया। दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। मित्रों ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है कि एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। अब 13 रचना नहीं लिखना है, जो पूछा है। भाई एग्जामिनर यही कहता है ना कि मैंने तुमसे जो पूछा है वही तुम लिखो, अर्थ का अनर्थ न होने पाए। तो अब आप क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत सरल है। अब कहा जा रहा है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारतीय संस्कृति पाठ चौथा पाठ है, जयशंकर प्रसाद दूसरा पाठ, ममता और आचार्य रामचंद्र शुक्ल पहला पाठ। क्या बोलिए बोलिए क्या है, मित्रता। अब जैसे मान लीजिए इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जयशंकर प्रसाद से अब आप स्टार्ट कीजिए। जैसे मान लीजिए आप जयशंकर प्रसाद लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखिए प्रश्नोत्तर 6 का क। 6 का क लिखने के बाद आप नीचे वाली लाइन में लिखेंगे डॉक्टर जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। इतना लिखने के बाद
अब आपके पास जो यूपी बोर्ड कक्षा 10 हिंदी की किताब है, हिंदी की किताब में देखिए, और जो मित्र पढ़े हैं हमसे वो तो लिखे हैं, और जो नहीं पढ़े हैं उनको मैं ऐसे ही ट्रिकली बता दे रहा हूँ कि आप जो बॉक्स में दिया है जीवन परिचय लिखने के बाद नीचे जो है खूब अच्छे से जितना आपको आनंद आता है, आज तक अगर आपने जितना बढ़िया कलाकृति की है उतना बढ़िया बॉक्स बनाइए, और उसी बॉक्स में पूरा मैटर जो लिखा है वही लिख दीजिए। लिखने के बाद तब आप नीचे हेडिंग डालिए कॉपी के बाएं साइड में, क्या, जीवन परिचय। अब जीवन परिचय में आप जो है कि अपने मन से खूब बढ़िया लिखिए कि छायावादी युग के सर्वश्रेष्ठ निबंध का सर्वश्रेष्ठ नाटककार श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889-90 ईस्वी में। 89-90 इसलिए है कि कुछ किताबों में 89 होता है, कुछ किताबों में 90 होता है, तो 89-90 दोनों दे दीजिए। काटेंगे कैसे, लिखिए क्या लिखेंगे आप, आपको लिखने का मैं तरीका बता रहा हूँ कि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखने के बाद आप डायरेक्ट मत लिखिएगा, पहले डिब्बा बना दीजिए और डिब्बे में सब लिख दीजिए, जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, माता पिता, पत्नी, जो कुछ भी नाम अगर जानकारी, रचना, काव्य क्षेत्र में स्थान, मृत्यु। ये लिखने के बाद मृत्यु एकदम अंतिम में लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा, और जन्म एकदम ऊपर, ठीक। इतना सब लिखने के बाद अब आप हेडिंग डालिए, क्या, जीवन परिचय। जीवन परिचय अगर आप लिख दे रहे हैं तो अब आप लिखिए छायावादियों के सर्वश्रेष्ठ नाटककार श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889-90 ईस्वी में बनारस के सुंघनी साहू नामक परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री देवी प्रसाद था, जो कि एक वैश्य परिवार में थे, और उनका फिर उसके बाद आप लिख देंगे कि इनके यहाँ की क्या था, व्यापारिक एरिया था, इनका व्यापार का क्षेत्रफल था, इनके घर पे व्यापारिक संगठन था, अर्थात इनके पिता एक व्यापारी थे, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। जयशंकर प्रसाद जी 8 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही एक कविता लिख करके अपने पिता को दिखाए, जिसे पढ़ करके इनके पिता ने इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। और उसके बाद इसी में आप लिखते जाइए, जयशंकर प्रसाद जी या प्रसाद जी जो हैं बचपन से ही अपने माता पिता के साथ घूमते थे, माता पिता के साथ बहुत से स्थानों का भ्रमण किए हुए थे। ये लिखने के पश्चात जो है आप ये भी लिख दीजिए कि जब ये 8 वर्ष के थे तभी इनकी जो है कि माता का देहांत हो गया, और 12 वर्ष जाते जाते इनके पिता का भी देहांत हो गया, है ना। परिवार का सारा जिम्मेदारी, परिवार की सारी जो है कि जिम्मेदारी इनके बड़े भाई श्री शंभूनाथ जी के सिर पर आ पड़ी। बड़े भाई श्री शंभूनाथ जी ने इनका एडमिशन या इनका जो है कि पढ़ाई लिखाई का खर्च आगे उठाया और बनारस के क्वींस कॉलेज में इनका नाम लिखाया, लेकिन स्वैच्छिक वातावरण न मिल पाने के कारण ये जो है कि परीक्षा नहीं दे पाए और पढ़ाई लिखाई नहीं, वहाँ से इनका विद्यालय छूट गया। विद्यालय छूटने के पश्चात घर पर ही रह कर के श्री जयशंकर प्रसाद जी हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किए। स्वाध्याय से ही इन्होंने बहुत अच्छा ज्ञान का अर्जन किया, है ना। ये लिखते लिखते आप लिखेंगे कि जब ये 17 वर्ष के हुए तब इनके बड़े भाई श्री शंभूनाथ जी की मृत्यु हो गई। शंभूनाथ जी की मृत्यु होने के पश्चात परिवार की सारी जिम्मेदारी, व्यापारिक संगठन का क्षेत्र, सारा का सारा इनके जो है कि सिर पर आ पड़ा। और ऐसा बताया जाता है कि इन्होंने 3 विवाह भी किए थे, 3 शादियाँ भी की थी, लेकिन असामयिक पत्नियों की मृत्यु होने के पश्चात, है ना, ये जो है कि अंदर ही अंदर टूट गए और इन्हें कर्ज लेने की आदत पड़ गई। इसी बीच इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। ये तमाम प्रकार की मृत्युओं को देख करके ये अंदर ही अंदर टूट गए और कर्ज लेने की स्थिति तथा क्षय रोग से ग्रसित होने के कारण सन 1948 ईस्वी में इनकी जो है मृत्यु हो गई। इतना लिखने, इसको खूब बढ़िया लिखिए। अब ध्यान दीजिएगा बात क्या है। अब जीवन परिचय में जो इतना मैटर लिखे ना, एग्जामिनर उसी में से ढूंढता है, जन्म कब हुआ, जन्म स्थान कहाँ हुआ, माता का क्या नाम, पिता का क्या नाम, भाई का क्या नाम, इनकी रचनात्मक क्षेत्र में क्या स्थान था, मृत्यु कितना, ये उसमें से ढूंढता है एग्जामिनर। आप ढूंढने मत दीजिए, एग्जामिनर को सीधा सटीक उत्तर बॉक्स में दे दीजिए। बॉक्स में लिख दीजिए पूरा टोटल जो उसमें से ढूंढ रहे हैं वो बॉक्स में दिखा दिए। अच्छा, किसी की एक परीक्षार्थी का यह भी प्रश्न था कि अगर बॉक्स में उसे मिल जा रहा है तो फिर हम जीवन परिचय क्यों लिखें। अरे भैया, पिक्चर रिलीज होने के पहले ट्रेलर आता है और ट्रेलर हिट तो पिक्चर हिट। लगाओ ना दिमाग, पहले ट्रेलर दो,
ट्रेलर में एग्जामिनर हिट हो गया तो बाकी जीवन परिचय आपका फिट हो गया, पढ़ेगा ही नहीं, ट्रेलर देख करके आपको नंबर दे दिया जाएगा। अब देखिए समझ में आ रहा होगा आपको। अब आगे लिखा है क्या, देखिएगा आगे आपका प्रश्न बनेगा, कह रहा है कि उनकी एक प्रमुख रचना लिखिए। तो बहुत ज़्यादा रचना नहीं लिखना, उनकी एक जो प्रमुख रचना होगी उसे लिखिए। अब आप लिखिए रचना, रचना लिखने या प्रमुख रचना पूछा है तो लिख दीजिए प्रमुख रचना हेडिंग, उसमें लिख दीजिए कामायनी, कोष्टक में लिख दीजिएगा महाकाव्य। उसी प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय अगर आपको याद हो वो लिख दीजिए, और उनकी एक प्रसिद्ध रचना चिंतामणि भाग 1 भाग 2 कर दीजिए। समझ में आ रहा है नहीं। भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय लिख दीजिए, उनकी एक प्रसिद्ध रचना या कोई भी रचना लिख दीजिए, रचना लिखिए। फिर उसके बाद पद्य में भी वही कर्म करना है, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना लिखिए। देखिए एक ही पूछा जा रहा है, अगर मजे का पूछा जाएगा, मजे का माने अधिक पूछा जाएगा तो अधिक लिखना है, और अगर एक पूछा जाएगा तो आपको एक ही लिखना है। अब इसमें देखिए गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रा नंदन पंत तथा महाकवि सूरदास, महाकवि नहीं भक्त कवि सूरदास जी का जीवन परिचय पूछा गया है। अब देखिए इसमें आपको कौन सा लिखना है ये आपको अच्छी तरह जानकारी। फिर वही बॉक्स, जैसे लिख दीजिए भक्त कवि सूरदास का जीवन परिचय, आप बॉक्स बनाइए तुरंत, जन्म, जन्म स्थान, पिता, है ना, रचना, साहित्यकार, साहित्य में क्षेत्र या कौन सी उपाधि मिली उन्हें, मृत्यु, इतना बॉक्सवा में लिखने के बाद अब जीवन परिचय में आप लिखिए भक्त कवि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के किनारे रुनकता नामक गांव पर हुआ था। इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत था। इतना लिखने के बाद आप ये भी लिख दीजिए आईने अकबरी के अनुसार इनके जन्म के संबंध में यह बताया गया है कि रामदास सुत सूरदास ने जन्म रुनकता में पाया, गुरु वल्लभ उपदेश ग्रहण कर कृष्ण भक्ति सागर लहराया। इससे यह पता चलता है कि इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत, इनके गुरु का नाम क्या था, गुरु वल्लभ, अर्थात इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। रुनकता नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। दोहा वोहा अगर आप लिखेंगे ना तो निश्चित है आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। बाकी आपकी मर्जी, नंबर आपको पाना है। हमें तो हाई स्कूल पास हुए कम से कम 12-13 साल हो गया, क्या किया जाए। फिर एक रचना पूछा जा रहा है तो आप एक रचना बड़ा महत्वपूर्ण इनकी क्या है, सूरसागर, कोष्टक में लिख दीजिए महाकाव्य, एकदम टकाटक। 2 नंबर आपको जो है कि जीवन परिचय में मिल गया, 1 नंबर आपको रचना में मिल गया। ए भैया चाहिए क्या, 3 नंबर आपको जीवन परिचय मिलेगा, 2 नंबर रचना पे मिलेगा। अब देखिए बड़ा मजेदार आया है प्रश्न नंबर 7, अपनी पाठ्यपुस्तक में कंठस्थ किए गए कोई एक श्लोक इस प्रश्न पत्र में ना आया। अब ये श्लोक कहाँ से लिखना है आपको, ये श्लोक आपको लिखना है अनिवार्य संस्कृत में से। तो अनिवार्य संस्कृत में कुल 8-10 श्लोक बड़े मजेदार हैं। जैसे वाराणसी नामक पाठ में का पहला श्लोक आपका क्या है, मरणम मंगलम यत्र विभूति यत्र विभूषणम कौपीनम यत्र कौशयम साकाशी केनोपमायति। ये आप पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए अगर ये आप लिख दे रहे हैं। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा, बात यह है कि प्रश्न नंबर 4 में देखिए, मानम हित्वा प्रियो भवति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। ये 2 श्लोक जो दिए हैं, इन 2 श्लोकों के अतिरिक्त आपको याद करने हैं। इसका मतलब यह है 2 श्लोक प्लस 1 श्लोक और 3 श्लोक अगर आप अनिवार्य संस्कृत से याद किए हुए हैं तो फिर आपको 2 नंबर देने से कोई रोक नहीं सकता है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि 2 ठो तो श्लोक इसमें दिए ही हैं, 2 श्लोक दिए हैं, तीसरा से याद करना है। अगर आपने 2 श्लोक के मद्देनजर रखते हुए आपने अगर 2 श्लोक तैयार कर लिया और परीक्षा में ये श्लोक पहले ही पूछा गया है, इसका संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए, तब तो आप फंस गए। फंसेंगे नहीं फंसेंगे। तो याद रखिएगा आपको कुल 3 श्लोक याद करने हैं। जैसे मान लीजिए आपको पहला याद था मानम हित्वा प्रियो भवति, इसके जगह बंधनम मरणम वापि जो वापि पराजय उभयत्र समो वीर, वीर भाव ही वीरता, बहुत से श्लोक हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग्भवेत्। अपदो दुर्गामि च साक्षरो न च पंडितः अमुख स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडितः, है ना। फिर बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीर, वीर भाव ही वीरता। ये बहुत से श्लोक हैं यार, कम से कम आप 3 याद कीजिए। अगर आपको परीक्षा में 100% नंबर पाने हैं तो 3 श्लोक आपको याद करने हैं, नहीं तो आपको दिक्कत होने की पूरी संभावना है। आशा है आप 3 श्लोक 10 दिन में बचे हुए जो 10 दिन है उसमें याद कीजिए, ठीक। और एक बात अभी देखिए हमको दिमाग में आया है कि श्लोक जैसे लिखे हैं एकदम सेम टू सेम वैसे ही लिखने का प्रयास, कहाँ हलंत है, कहाँ चंद्रबिंदी है, कहाँ कामा है, कहाँ पूर्णविराम है,
कहाँ संबोधन का चिन्ह है, कितने लाइन, कौन 2 लाइन में है तो 2 लाइन में हमें लिखना है, चौथे लाइन में जाना है, तीसरे लाइन में नहीं जाना है, 2 लाइन में उसको सही सही तारतम्यता से लिखना है। अगर द के नीचे हलंत है तो हमें याद रखना है। कैसे कैसे ये, अगर आप श्लोक जस का तस नहीं लिखेंगे, तस का जस कैसे नंबर पाएंगे आप? श्लोक अच्छी तरह से तैयार कीजिए, नहीं तो 70 में 70 पाने का सपना यहीं पे टूटेगा आपका, याद रखिएगा। श्लोक अगर अच्छी तरह से रटे हैं तो समझ लीजिए आप 70 में 70 पाएंगे। यही एक आध दो क्वेश्चन रहते हैं जो कि आपको परीक्षा में 100% नंबर देने से रोकते हैं, और आप 70 में 70 ना पा करके 68 पाते हैं, 67 पाते हैं, 66 पाते हैं। मन में एक थोड़ी सी टीस रह जाती है, चला 70 नहीं हुआ, 70 लायक तुम काम किए थे, श्लोक याद किए थे। श्लोक में जो हलंत, चंद्रबिंदु, कामा, अला फला ढेका जो कुछ भी है आपने तैयार किया है नहीं तैयार किया, इसको आप विधिवत तरीके से तैयार कीजिए। अभी समय है, अभी चिड़िया चुगी नहीं है बल्कि चिड़िया बैठी नहीं है। बैठने मत दीजिए, नहीं तो तोते उड़ेंगे, जो बैठेंगे वही उड़ेंगे। अब देखिए ये हो गया आपका। फिर प्रश्नोत्तर 8 में देखिए क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिएगा। 4-5 प्रश्न दिए रहेंगे, उसमें से आपको 2 उत्तर देना है। संस्कृत में बड़ा मजेदार, देखिए 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। पहले 1-1 नंबर के आते थे, लेकिन अब 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। आप अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। अब देखिए क्या लिखा है कि भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, भारतीय संस्कृति का मूल क्या है। दूसरा है पुरराजा कह आसीत, पुरराजा कौन थे, पुरराज कौन थे। चंद्रशेखर कह आसीत, चंद्रशेखर कौन थे। वीरः केन पूज्यते, वीर किसकी पूजा करता है, तो वीर किसकी पूजा करता है, वीरः वीरेण पूज्यते। चंद्रशेखर कह आसीत, चंद्रशेखर एकः क्रांतिकारी आसीत। पुरराजा कह आसीत, पुरराजः भारत वीरः आसीत। भारतीय संस्कृति मूलम किम, भारतीय संस्कृति का मूल आधार क्या है, ये देखिए प्रश्न में लिखा होगा, आप देख करके तैयार कर लीजिए। ठीक, फिर प्रश्नोत्तर 9 में ये देखिए यहाँ पे आपको सगोड़ नंबर मिलेगा। सगोड़, प्रमोद भैया, सगोड़ का मतलब क्या होता है, अधिक, अधिक नंबर मिलेगा यहाँ पे, अधिक। कभी कभी ऐसे शब्द हो जाते हैं जो कि दिक्कत करता है। तो मतलब कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 4 हैं, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, माने पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखना है। पर्यावरण अगर आ गया तो समझ लीजिए पर्यावरण प्रदूषण पे आप क्या लिखेंगे, कैसे लिखें, निबंध कैसे लिखें कि आप पूरा नंबर पा जाएं। ये भी बहुत से परीक्षार्थी सोचते हैं, तो सोचना नहीं है बल्कि मित्रों अब करना है। आप सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नोत्तर 9। अगर मान लीजिए आप पर्यावरण पर लिख रहे हैं, मान लीजिए आप पर्यावरण बता दे रहा हूँ, पर्यावरण लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे पर्यावरण, जो लिखा है वही लिखेंगे, पर्यावरण संरक्षण के उपाय। ये आपका क्या होगा, निबंध। अब आप कॉपी के बाएं साइड में आएंगे, हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना लिखने के बाद ये लाइन छोड़ देंगे, इसी के ठीक नीचे से लिखेंगे पहला हेडिंग। आप क्या लिखेंगे, पहला हेडिंग लिखेंगे क्या, प्रस्तावना। ओह सॉरी, माने कि आप, हाँ, पहला हेडिंग लिखेंगे प्रस्तावना, फिर दूसरा हेडिंग पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ या प्रदूषण का अर्थ, फिर प्रदूषण के प्रकार, कौन कौन से प्रकार हैं, क ख ग घ लिख दीजिए, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, बहुत से प्रदूषण हैं, 4-5 ठो लिख दीजिए जितना आपको लिखना है। फिर उसके बाद प्रदूषण रोकने की उपाय, फिर उसके बाद उपसंहार। ये आप एक एक लाइन में लिखिएगा, प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, और पॉइंट दे दे करके, प्रदूषण के प्रकार डैश दे करके नीचे क, जल प्रदूषण ख, वायु प्रदूषण ग, ध्वनि प्रदूषण घ, मृदा प्रदूषण। ये लिखने के बाद फिर चौथा हेडिंग लाइन क्या, अपने फिर निर्धारित नियम पे आ जाएंगे, निर्धारित पॉइंट पे आ जाएंगे। चौथे हेडिंग में आप क्या पढ़ाएंगे, प्रदूषण रोकने की उपाय। फिर 5वें हेडिंग में उपसंहार। इतना लिखने की, ये देखिए इतना लिखेंगे आपको 2 नंबर यहीं पे मिल जाएगा। एक एक लाइन में एक एक हेडिंग, पहले आप क्या देंगे, रूपरेखा। सबसे पहले रूपरेखा हेडिंग डाल करके प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, ये लिखने में उपसंहार तक आ जाइए। यहाँ पे आपको 2 नंबर मिल गया। अब जद्दोजहद मचेगी 7 नंबर के लिए। अब ये 7 नंबर कैसे पाए हम, तो अब आप पहला हेडिंग अच्छे से बाएं साइड में लिखेंगे प्रस्तावना, फिर प्रदूषण के बारे में लिखेंगे थोड़ा बहुत प्रस्तावना में, फिर प्रदूषण का अर्थ हेडिंग डालेंगे, फिर नीचे वाली लाइन से बढ़िया हेडिंग डालिए, बढ़िया लिखिए, लास्ट में उपसंहार लिख दीजिए, कार्य खत्म आपका। आप 70 में 70 जरूर पाएंगे, ऐसा पूरा विश्वास है। अभी भी अगर समय है, जो जिस किसी भी सज्जन को, जिस किसी भी मित्र को, जिस किसी भी छात्र को कोई समस्या है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपके पूरे के पूरे
जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को हटाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। 10 दिन का मित्रों समय है, 10 दिन में पूरी ताकत अपनी झोंक दीजिए। कितनी ताकत है मैं आपको बता दूं, पिछले 10 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है। 10 साल से आप पढ़ते चले आए हैं, अभी तक आपने कोई ऐसा परीक्षा नहीं दिया है जिससे आपके पास कोई ऐसी डिग्री हो जिस डिग्री को आप अच्छी तरह से रख सकें, आप कह सकें कि मैं ये पास हुआ हूँ। तो मित्रों ये समय आया है कि 10 साल की मेहनत आप 3 घंटे 15 मिनट में लौटाने जा रहे हैं। उम्मीद रखिए, स्पष्टता रखिए, आपको पूरे के पूरे नंबर अवश्य मिलेंगे। तो मित्रों बहुत समय हो गया है, आपको जो भी मैंने बताने का प्रयास किया है, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप निश्चित रूप से वो कार्य कीजिए, आपके 70 में 70 मिलेंगे। और यही तरीका, यही कार्य हर विषयों में करेंगे, आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो मित्रों अगली वीडियो के लिए मैं आप लोगों के साथ जल्द से जल्द प्रस्तुत होऊंगा। तब तक आप सभी मित्रों को धन्यवाद।